लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स, और इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि लिविंग थिंग्स जो होती है ना, ना वो ग्रो कर सकती हैं, ना वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, ना उनके अंदर लाइफ वाला कोई कैरेक्टर होगा अगर उन्हें सप्लाई ऑफ एनर्जी ना मिले। सो एनर्जी ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए और किसी भी लिविंग थिंग की किसी भी एक लाइफ वाली कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं? सारे रिएक्शन जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं उनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। इन सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर ना एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। सो इस स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स को जो बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रही होती है, इसे हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। सो बायो एनर्जेटिक्स क्या है? इट इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स विच आर फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब ये जो बायो एनर्जेटिक्स है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस का पार्ट आता है और रेस्पिरेशन का पार्ट आता है। और हम बात करते हैं सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की। तो कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर है और यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है। यार देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसके साथ ऑक्सीजन लगी होती है। जब भी किसी चीज के साथ ऑक्सीजन लगी होती है, हम नॉर्मली क्या समझते हैं कि वो ऑक्सीडाइज है। तो यहाँ पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, रिड्यूस होकर ग्लूकोज बन जाती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज बनना एक ये रिडक्शन है। और फिर वाटर का, H2O का, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का चेंज हो जाना ऑक्सीजन में और वाटर में अलग अलग, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। सो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और वाटर की होती है ऑक्सीडेशन। और ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स लाइट की प्रेजेंस में और फोटोसिंथेसिस का एक पिगमेंट क्लोरोफिल की मौजूदगी में चेंज हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये एमसीक्यूज का पॉइंट है जो बहुत दफा आता है। और इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी रिड्यूस हो रही होती है, वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। जो चीज खुद ऑक्सीडाइज हो रही होती है वो क्या होती है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो वाटर यहाँ पर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हम कहेंगे वाटर यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रही है तो खुद क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इतनी एनर्जी नहीं होती, तो इनको एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये चेंज हो जाते हैं ग्लूकोज में जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। और ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। और जो इसमें क्या होता है, सनलाइट यूज होती है, पिगमेंट यूज होता है क्लोरोफिल वाला, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब लाइट का रोल क्या है? यार लाइट जो है ना, खास तौर पे सनलाइट। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब हम लाइट की बात कर रहे थे कि लाइट का क्या रोल है हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। यार सनलाइट जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की ही एक फॉर्म है। ठीक है, और इसकी जो पूरी रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। एमसीक्यूज का पॉइंट है कि द फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो विजिबल लाइट होती है उसकी रेंज कितनी है? 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो वो लाइट जिसकी वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में पड़े, यहाँ पर किसी किसी बुक में लिखा होता है 400 से लेके 700 तक, तो ये विजिबल लाइट होती है। ठीक है, तो वो सारी वेवलेंथ जिनकी, वो सारी रेज जिनकी वेवलेंथ 400 टू 700 या 380 टू 750 के बीच में आती है, वो सारी विजिबल लाइट होती है। हम इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और यही लाइट है जो हमारे इफेक्टिव है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, हमारे पास जो लाइट है उसकी बहुत सारी वेवलेंथ है। हमारे पास टोटल 7 से 8 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं नॉर्मली ना हमारे एक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, जो हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसमें 7 कलर्स ऑफ लाइट होते हैं। सो इन हर कलर की एक अपनी वेवलेंथ होती है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, वो हर वेवलेंथ पे अलग अलग रेट से होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ब्लू लाइट है और रेड लाइट है, ब्लू और रेड पर ये मोस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, और जो बाकी कलर्स होते हैं बीच वाले, उन पे इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो हम यानी कि कह सकते हैं या फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो वेरी करता है विद कलर ऑफ लाइट। अगर डिफरेंट कलर होगा तो ऑब्वियसली बात है वेवलेंथ ऑफ भी डिफरेंट होगी। सो ऐसा ग्राफ, जिस तरह ये हमारा ग्राफ है, और ये हमें ऐसा ग्राफ जो हमें शो करेगा कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट या डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या इफेक्ट पड़ रहा है। या हम ये कह लें कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी इफेक्टिव हैं
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कराने में ऐसा ग्राफ जो हमें ये इंफॉर्मेशन देगा उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, अभी हमने पढ़ा है, तो इसमें डिफरेंस याद रखना कि एक्शन स्पेक्ट्रम में हमें इफेक्टिवनेस शो करता है वेवलेंथ की, ठीक है। और यही बात है कि जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ 430 होती है, रेड वाले की 670 होती है, और ये मोस्ट इफेक्टिव होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अभी जो लाइट हो रही है, लाइट कितनी बात कर रहे हैं हम, ये लाइट एब्जॉर्ब कौन कर रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए? सो ये फोटोसिंथेटिक के पिगमेंट्स होते हैं जो इनको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। हम दो पिगमेंट्स का जिक्र करेंगे, एक है क्लोरोफिल और एक है कैरोटिनॉइड्स। तो हम सबसे पहले क्लोरोफिल की बात करते हैं। और अगर हम जनरल ओवरव्यू लें पिगमेंट का, तो पिगमेंट एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है, और सारी वेवलेंथ जो होती है ना। अच्छा, अब पिगमेंट ने, अगर फॉर एग्जांपल 7 लाइटें हैं, इन 7 लाइट में से पिगमेंट ने जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ना हमारा पिगमेंट, वो लाइट हमारी गायब हो जाएगी, और जिन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उनको रिफ्लेक्ट करेगा, वो हमें शो होगी। सो अगर कहीं से हमें ग्रीन कलर शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ग्रीन लाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुई, या हम कह सकते हैं कि पुअरली एब्जॉर्ब हुई है, बल्कि वो रिफ्लेक्ट भी हो गई है साथ साथ, ठीक है। तो जो कलर हमें नजर आते हैं दरअसल वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते, और जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो हमें नजर नहीं आते, ठीक है। सो ये है। और ऑल द पिगमेंट्स टेक पार्ट इन फोटो, जितने भी पिगमेंट्स होते हैं हमारे जो फोटोसिंथेसिस में काम आ रहे होते हैं, वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। याद है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या होती थी? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती थी, और बहुत सारी थाइलाकॉइड के जो स्ट्रक्चर होते हैं मिलके वो ग्रेना बनाते थे। सो इसी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पिगमेंट्स होते हैं, और ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। सो हायर प्लांट जो होते हैं उनमें दो तरह के पिगमेंट्स हैं, एक है क्लोरोफिल और एक है कैरोटिनॉइड। क्लोरोफिल की बात करें यार, क्लोरोफिल की दो टाइप्स होती हैं, और क्लोरोफिल जो होता है ना, वो वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड, ये 4 कलर्स हैं जिनको ये एब्जॉर्ब करता है। सो हम कह सकते हैं कि वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड के ऊपर क्लोरोफिल की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, और ग्रीन और येलो के ऊपर कम होती है। इसीलिए क्लोरोफिल को हम ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, बिकॉज ग्रीन की इसकी एब्जॉर्प्शन कम है तो इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। इसी तरह येलो भी थोड़ा थोड़ा इसमें आ जाता है। सो ग्रीन एंड येलो आर पुअरली एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, इसीलिए हमें क्लोरोफिल ग्रीन या येलो कलर का नजर आता है, मतलब लाइट ग्रीन नजर आता है इन शॉर्ट। सो क्लोरोफिल जो है ना, इसकी दो टाइप्स हैं। जो क्लोरोफिल ए होता है हमारा, वो होता है ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। और जो क्लोरोफिल बी होता है हमारा, वो होता है येलोइश ग्रीन। यार ये ब्लूइश ग्रीन येलोइश ग्रीन तो है, चलो ठीक है। ये इनका फर्क क्या है? ये इनका फर्क जो आता है वो स्ट्रक्चर में आता है। फर्क क्या है? पहले हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर मैं फर्क भी बताऊंगा। सो जो क्लोरोफिल ए होता है ना, वो सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है सिवाय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। सो क्लोरोफिल ए इज नॉट फाउंड इन, ऑप्शन क्या होगा? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लूइश ग्रीन है, ये हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है सिवाय ब्राउन और रेड एल्गा के और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। तो ए और बी दोनों फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नहीं होते, लेकिन अगर पेपर में ऑप्शन आए ब्राउन या रेड एल्गा, सो इट इज ओनली फॉर क्लोरोफिल बी, ठीक है। और जो बाकी एल्गा जो होते हैं उनका अपना क्लोरोफिल होता है, जिससे क्लोरोफिल सी, डी और ई कहते हैं। और जो ये जो हम कह रहे हैं कि यार क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, तो उनके अंदर कौन सा क्लोरोफिल होगा? बिकॉज कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनके अंदर होता है हमारा बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। सो ये वाली बात हो गई। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्लोरोफिल का, ये याद रखना होता है एमडीगैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हमारा जो हमारे नॉर्मल टेस्ट होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए का फार्मूला है कार्बन के 55 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 75, ऑक्सीजन के 5, हाइड्रोजन के 72, ऑक्सीजन के 5, नाइट्रोजन के 4 और मैग्नीशियम। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम ये मिलके क्लोरोफिल बनाते हैं। क्लोरोफिल बी में फर्क क्या आ जाता है? उसमें भी 55 कार्बन, इसमें भी 55, उसमें 72, इसमें हाइड्रोजन हो जाते हैं 70, दो हाइड्रोजन इसमें लेस होते हैं, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन 5 होते हैं, इसमें ऑक्सीजन 6 होते हैं, तो एक ऑक्सीजन इसमें ज्यादा होता है, बाकी सेम है। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फर्क आ जाता है। क्लोरोफिल ए में हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं 2, और क्लोरोफिल में हाइड्रोजन 2 कम होते हैं। क्लोरोफिल ए में ऑक्सीजन 1 कम होता है, 5 होते हैं, और क्लोरोफिल बी में 6 होते हैं। अच्छा, जो अब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ ये क्लोरोफिल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आप पूछते हैं बहुत दफा। तो क्लोरोफिल जो होता है ना, इसमें ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे पोरफायरिन रिंग। तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, इट कंसिस्ट ऑफ पोरफायरिन रिंग, खास तौर पे हेड, ये है क्लोरोफिल का हेड। और जो हेड है ना वो पोरफायरिन रिंग को कंसिस्ट करता है। और पोरफायरिन रिंग के बीच में क्या होता है? सेंट्रल एटम क्या है इसका? मैग्नीशियम। सो क्लोरोफिल का हेड कंसिस्ट ऑफ पोरफायरिन रिंग विद सेंट्रल मैग्नीशियम एटम। अब ये जो पूरा तो है ये पोरफायरिन रिंग कहलाता है। ये एक पूरा जो पोरफायरिन रिंग है ना, ये 4 पायरोल रिंग से मिलके बनता है। ये पायरोल रिंग है, ये पायरोल रिंग है, और ये भी पायरोल रिंग है। सो क्लोरोफिल जो है वो पोरफायरिन रिंग से मिलके बना है, उसका हेड।
और बीच में मैग्नीशियम एटम होता है। लेकिन जो एक पोरफायरिन रिंग है वो 4 पायरोल रिंग से मिलके बना है, ठीक है। और खुद पायरोल रिंग जो है वो किससे मिलके बने हैं? तो भाई जो पायरोल रिंग होते हैं आपके, उनके अंदर आपका कार्बन होता है, 4 कार्बन्स होती हैं, ठीक है, और एक नाइट्रोजन का एटम होता है। तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक कार्बन, यहाँ 2 3 4, और ये बीच में नाइट्रोजन। सो 4 कार्बन है पायरोल रिंग में, पायरोल रिंग में 4 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। पोरफायरिन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग है, ठीक है, और एक पायरोल रिंग के अंदर 4 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। और जो हमारे पायरोल रिंग का नाइट्रोजन होता है, इट इज एसोसिएटेड विद मैग्नीशियम। ये सारे मैंने एमसीक्यूज के पॉइंट बताए। और जो क्लोरोफिल का हेड है हमारा, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये भी मैंने एमसीक्यूज की बात बता दी। और लाइट को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ ये हमारा हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, यानी कि इट कैन बी एब्जॉर्ब या इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारा ये जो हेड होता है, ठीक है, इसके अंदर लाइट एब्जॉर्बिंग पावर तो होती है, हाइड्रोफिलिक भी होता है, और इट इज एक्सपोज ऑन द सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है लाइक ये है, तो इसकी सरफेस पे ये एक्सपोज होता है, ऊपर एरिया पे पाया जाता है। और अच्छा, मैंने ये क्लोरोफिल ए कहा था कि क्लोरोफिल ए अलग है, क्लोरोफिल बी है, यार इनमें फर्क कहाँ आ रहा है? ये एमसीक्यूज का पॉइंट बताने चाह रहा हूँ। जो क्लोरोफिल ए होता है ना, उसमें सेकंड पायरोल रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा होता है, और जो क्लोरोफिल बी होता है उसमें सेकंड पायरोल रिंग के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। तो फर्क क्या है? क्लोरोफिल ए के अंदर कौन सा ग्रुप है? CH3, जिसको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो क्लोरोफिल बी के अंदर क्या है? CHO, जिसको हम अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। सो ये एमसीक्यूज के पॉइंट है सारे। अच्छा, जो ये तो हमने हेड की बात कर ली। जो इसकी जो टेल्स होती हैं ना, वो 2 टेल्स होती हैं, और ये होती हैं हाइड्रोफोबिक, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इसके साथ साथ जो इसकी 2 टेल्स होती हैं, दे कंसिस्ट ऑफ मिथाइल ईस्टर, ठीक है, और उसके साथ साथ फाइटोल चेन, ठीक है। तो फाइटोल चेन का मतलब इसमें एक अल्कोहल ग्रुप होगा, ठीक है। और ये मिथाइल ईस्टर यानी कि मिथाइल ग्रुप भी मौजूद होगा, उसकी स्टेरिफिकेशन की गई होगी बाय एडिशन ऑफ फैटी एसिड वगैरह। सो जो हमारी चेन है, उसके जो 2 चेन्स हैं वो किस पे कंसिस्ट करती हैं? फाइटोल रिंग के ऊपर, सॉरी फाइटोल चेन है उसमें, और मिथाइल ईस्टर ग्रुप है, ठीक है। एक चेन ये रही और एक चेन ये रही। दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर और दे आर एम्बेडेड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, इनकी बात कर ली। तो हमने क्लोरोफिल का टॉपिक जो था वो पूरा कर लिया। अब है कैरोटीनॉइड्स की बारी। यार जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ना, इनको हम टेर्पिनॉइड लिपिड भी कहते हैं, ये भी एमसीक्यूज का पॉइंट है। जो कैरोटीन्स होते हैं ये सारे येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन कलर के पिगमेंट होते हैं। अच्छा, ये येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन कलर के पिगमेंट हैं, इसका मतलब है ये येलो को, ऑरेंज को, रेड को और ब्राउन को सही से एब्जॉर्ब नहीं करते, इनको रिफ्लेक्ट करते होंगे। कह रहे हैं दे एब्जॉर्ब लाइट स्ट्रांगली इन ब्लू वायलेट रेंज। सो ब्लू और वायलेट की रेंज में कैरोटीन्स जो है हमारे, दे आर मोस्टली इफेक्टिव। और दे आर सीन इन लीव्स बिफोर लीफ फॉल। जब पत्ता येलो ऑरेंज कलर का हो रहा होता है, पत्ते जब खिजां का मौसम आता है, तो उसमें हमें नजर आते हैं, फ्रूट्स के अंदर हैं, फ्लावर्स के अंदर हैं। और दे एक्ट एक्सेसरी पिगमेंट, ये एक एक्सेसरी पिगमेंट के तौर पे काम करते हैं। एमसीक्यूज है कौन? कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो हैं वो तो हमारे एक सेंट्रल पिगमेंट्स हैं जो कि मेन रोल प्ले कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। जो कैरोटीनॉइड्स हैं हमारे, दे एक्ट एज एक्सेसरी पिगमेंट, ठीक है। और ये क्या करते हैं? देखो देखो यार, क्लोरोफिल ए जो है हमारा वो सेंट्रल पार्ट में होता है, तो इसको हम कहते हैं कि यार ये मेन रिएक्शन सेंटर है हमारा क्लोरोफिल ए, जहाँ पर यानी अगर हम बात करें पूरा एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, उसकी अरेंजमेंट हो गई है, तो यहाँ पर हमारा होगा क्लोरोफिल ए, यहाँ कोने कोने में होंगे, पेरिफेरी में होगा हमारा क्लोरोफिल बी, और यहीं पर कैरोटीनॉइड्स भी मौजूद होंगे। सो वो लाइट रेज जो कि हार्मफुल होती हैं हमारे इन कैरोटीन्स के लिए, दे आर एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन्स, और दे आर फर्दर, फिर जो उनकी जो लाइट एनर्जी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है क्लोरोफिल ए के पास। फिर क्लोरोफिल ए से आगे जो प्रोसेस होता है वो मैं आगे बताऊंगा। सो ये क्या काम करते हैं? दे अट्रैक्ट इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जन। ये हमने बता, इसकी बात हो गई। तो कैरोटीन्स जो हैं, कैरोटीनॉइड्स जो हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं। कैरोटीन्स इसमें आता है और जेंडोफिल आता है, ठीक है। तो कैरोटीन्स जो होते हैं ना, ये ऑरेंज रेड होते हैं। एमसीक्यूज है, कैरोटीन्स आर ऑरेंज रेड, और जो आइसोप्रिनॉइड यूनिट के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे कैरोटीन्स हैं ऑरेंज रेड हैं, और ये आइसोप्रिनॉइड यूनिट से मिलके बने हैं, ठीक है। एक तरह का ये केमिकल यूनिट है। यू विल यू विल स्टडी दैट इन बायोकेमिस्ट्री इन हायर लेवल्स। और इसके साथ साथ दे आर फाउंड इन ऑल द फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। सो कैरोटीन्स जो हैं वो सारे यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और दे आर ऑरेंज रेड इन कलर और आइसोप्रिनॉइड यूनिट से मिलके बने हैं। ये एमसीक्यूज है।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरोटीन है इज बीटा कैरोटीन। क्या कैरोटीन इंपॉर्टेंट कौन सा? बीटा कैरोटीन है। अब ज़ैंथोफिल जो होते हैं वो येलो होते हैं, और वो क्या थे हमारे? ऑरेंज रेड थे। ज़ैंथोफिल येलो कलर के होते हैं, और ये भी आइसोप्रीनॉइड यूनिट से मिलके बने। ल्यूटिन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ज़ैंथोफिल की। तो ल्यूटिन किस में आता है? ज़ैंथोफिल में आता है, और बीटा कैरोटीन तो कैरोटीन में आता है। और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ फॉलिएज इन ऑटम। जितने भी पत्ते गिर रहे होते हैं येलो कलर उनका हो जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ ज़ैंथोफिल का ल्यूटिन। ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है भाई? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ which show the absorption of different colors of light by particular pigment is called absorption spectrum। वो ग्राफ जो हमें शो करेगा कि लाइक क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, या कैरोटिनॉइड्स हैं, वो कौन सी वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमने एक्शन स्पेक्ट्रम की बात की थी जो हमें इफेक्टिवनेस शो करता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ना डिफरेंट पिगमेंट का, ये हमें इंडिकेट करता है कि मतलब कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वेवलेंथ और कौन सी नहीं हो रही। जो मेन फोटो रिसेप्टर जो क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों जो है ना, दे शो मोर एब्जॉर्प्शन इन वायलेट ब्लू। सो जो हमारे क्लोरोफिल होते हैं वो वायलेट ब्लू के अंदर ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। सेम गोज फॉर कैरेटिनॉइड्स, हमने ऊपर इसकी बात की थी। तो कैरेटिनॉइड्स जो होते हैं वो भी ब्लू और वायलेट रेंज के अंदर ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। ठीक है। सो ये क्या करते हैं? ये लाइक ब्लू रेंज जो कि 400 से 470 नैनोमीटर के बीच में आती है, और रेड ऑरेंज रेड जो कि 630 टू 660 में आती है। इन रीजन में ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ऑन द अदर हैंड तो कैरेटिनॉइड्स होते हैं वो 430 टू 500। तो याद रखना कि 430 टू 500 पे ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? कैरेटिनॉइड होता है। और जो हमारे फोटो रिसेप्टर हैं लाइक क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इन्हें फोटो रिसेप्टर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे आर एब्जॉर्बिंग लाइट। सो ये 400 से लेके 460 तक। सो 400 से लेके 660 तक कौन इफेक्टिव होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अच्छा, हमने इतने पिगमेंट्स की बात कर ली, अब इनकी अरेंजमेंट भी जरूरी है। देखो किसी भी चीज की अगर हम सोलर पैनल्स की बात करें, हमें पता है यार सोलर पैनल जो है हमारे वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम उन्हें अरेंज कैसे करते हैं? हम छत के ऊपर अरेंज करते हैं, और बिल्कुल लाइन में अरेंज करते हैं एक दूसरे के आसपास। ठीक है। और ऐसी जगह पे अरेंज करते हैं जहां पर उनके ऊपर ज्यादा सनलाइट पड़ पाए। ठीक है। सेम गोज फॉर पिगमेंट। ये जो पिगमेंट को हम अरेंज करेंगे ना, लाइक क्लोरोफिल ए को, बी को, और हमारे साथ में कैरेटिनॉइड्स को, हम इनको एक खास स्ट्रक्चर में अरेंज करेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि बीच के अंदर हमारा आएगा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, और पेरिफ्री में होगा क्लोरोफिल बी। ठीक है। और उसके साथ साथ इसके साथ कैरोटीन और दूसरे एक्सेसरी पिगमेंट्स और प्रोटीन्स भी होंगे पेरिफ्री के अंदर। सेंटर में क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, जिसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। तो इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की जो अरेंजमेंट होती है ना क्लस्टर की फॉर्म में इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। सो अरेंजमेंट ऑफ दीज पिगमेंट्स इन क्लस्टर यानी गुच्छे की फॉर्म में, यानी कि आसपास इस तरह ग्रुप की फॉर्म में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर इस अरेंजमेंट को हम फोटो सिस्टम कहते हैं। और जो पेरिफेरल पार्ट होता है फोटो सिस्टम का, जिसमें क्लोरोफिल बी आ जाता है, प्रोटीन आ जाते हैं, इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड आ रहे हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। तो ये यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल क्लोरोफिल, ये रिएक्शन सेंटर है, और ये पेरिफेरी है जहाँ पर लाइट एनर्जी पड़ेगी। ठीक है। और विच कंटेन ओनली क्लोरोफिल ए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन। तो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। कह रहे हैं क्लोरोफिल ए हैज ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ 660। सो एमसीक्यूज का पॉइंट है कि जो क्लोरोफिल ए होता है हमारा, उसमें कितनी एब्जॉर्प्शन ऑप्टिमम लाइट पे होती है? 660 जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है। यहाँ पर हमारा क्लोरोफिल ए जो है, जो रिएक्शन सेंटर है हमारा बेसिकली, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट प्रोटीन्स इन ईच टाइप ऑफ फोटो सिस्टम टू स्लाइटली शिफ्ट इट्स ऑप्टिमम वेवलेंथ। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बात की है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। यार क्लोरोफिल ए जो होता है ना, हम इसके साथ डिफरेंट प्रोटीन्स को अटैच करते हैं। जब डिफरेंट प्रोटीन्स को अटैच करते हैं ना, यानी कि जब लाइक क्लोरोफिल ए है, अब उसको हमने दो ग्रुप में चेंज कर दिया, एक फोटो सिस्टम ए का ग्रुप और एक है फोटो सिस्टम टू का ग्रुप। जो फोटो सिस्टम ए का ग्रुप है उसके साथ अलग प्रोटीन्स लगे होंगे, फोटो सिस्टम टू के साथ अलग प्रोटीन्स लगे होंगे। और जो फोटो सिस्टम वन है ना, एंड टू, ठीक है, तो क्लोरोफिल इन रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम वन कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ वेवलेंथ 700। सो अगर वेवलेंथ 700 हमारा फोटो सिस्टम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट विल बी फोटो सिस्टम वन। ठीक है। और ये दोनों टाइप्स किसकी हैं? क्लोरोफिल ए की ही है। ठीक है। और इसको हम इसीलिए बिकॉज दिस फोटो सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग लाइट एट 700 वेवलेंथ, इसको हम P700 भी कहते हैं फोटो सिस्टम वन को। और जो सेकंड है हमारा, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम एट 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ, इसलिए हम इसको 680 कहते हैं।
फोटो सिस्टम आर नेम्ड फॉर द ऑर्डर इन विच दे वर डिस्कवर्ड। अब ऐसा नहीं है कि फोटो सिस्टम 1 जो है बिकॉज वो सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है तो हमने कहा ये 1 है, नहीं ऐसा नहीं है। ये हमने जो इनको 1 और 2 का नाम दिया है, इट इज बेस्ड ऑन कि कौन पहले डिस्कवर हुआ था, और इट इज नॉट बेस्ड ऑन हाउ दे अकर इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, यानी कि यूनी के पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, ठीक है। सो हमने इसकी बात की। अब ये काम कैसे करेंगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल ए जो है इट कैन अब्सॉर्ब नैरो वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। इट वर्क विद पिगमेंट्स ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स टू गेन एनर्जी फ्रॉम अ लार्जर पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। होता क्या है, बिकॉज खुद जो है ये नैरो रेंज पे काम करता है, बिकॉज इट कैन अब्सॉर्ब ओनली एट 660 या 700। सो जो हमारे कैरोटिनॉइड होते हैं, याद है वो 400 से लेके 500 तक के बीच में काम कर रहे थे। सो ये उनके साथ मिलके, यानी जो एंटीना कॉम्प्लेक्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ मिलके काम करता है। वो सबसे पहले क्या होता है, वो लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। जब लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं ना, तो उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइट आई, लाइट फोटोन की फॉर्म में आई, 2 फोटोन आए, उन्होंने स्ट्राइक किया क्लोरोफिल बी को या कैरोटिनॉइड्स को, तो उनके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे तो दे विल बी ट्रांसफर टू सेंट्रल क्लोरोफिल। अब जब सेंट्रल क्लोरोफिल में जाएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन को ये एक्साइट कर देंगे, फिर सेंट्रल क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन जो है फर्दर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएगा और उससे हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। सो ओके और यही बात है कि पिगमेंट अब्सॉर्ब करके क्लोरोफिल ए के पास भेज देते हैं। व्हेन द एनर्जी रीचेस द क्लोरोफिल ए, its electron becomes so excited that they escape and move to nearby electron transport chain. Electron transport chain क्या है, it has been discussed in another video, so आप उसमें ये देख सकते हैं। so क्लोरोफिल पहले क्या होता है, हमारा रिड्यूस फॉर्म में होता है। जब लाइट एनर्जी आती है, रिड्यूस फॉर्म में क्यों होता है, बिकॉज इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब लाइट एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लीव कर जाएंगे। और जब भी चीज, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन लीव करता है किसी चीज को, तो उस चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है। इलेक्ट्रॉन का ऐड होना इज रिडक्शन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जाना इज ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो रिलीज हो गया है, तो इसीलिए हम इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्लोरोफिल हो गया है ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, यहाँ पर देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इट सर्व एज अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर फॉर्मिंग ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम इसको रिड्यूस करते हैं और वहां से बना लेते हैं हमारा जो ग्लूकोज है वो इसी से मिलता है। तो CO2 जो है, इसमें जो कार्बन है ये हमारा मेन रोल प्ले करता है इन फॉर्मिंग ग्लूकोज, ठीक है। और प्लांट को हम ऑटोट्रॉफ क्यों कहते हैं, बिकॉज ये जो CO2 जो है ना, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है। हम इन CO2 का जो कार्बन है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में है। इस CO2 को जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, इसको यूज करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो चीजें बनाती हैं, जो एनिमल्स बनाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, हम उनको ऑटोट्रोफ कहते हैं, ठीक है। बिकॉज दे यूज इनऑर्गेनिक थिंग्स फॉर फॉर्मिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज होता है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं उसमें यूज होता है। और एयर में जो होता है 0.03 से 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड है, ये MCQs का पॉइंट है और यही बात है। और जो वो प्लांट जो कि हमारे सी के अंदर मौजूद होते हैं, उनके अंदर जो समंदर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट्स ये सारे डिसॉल्व होते हैं। तो उस पानी के अंदर जो डिसॉल्व होते हैं वहां से यूज करते हैं। जब पानी का क्या रोल है यार, H2O का जो रोल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। होता क्या है, H2O जो है जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, ठीक है, ये टूट जाता है 2H प्लस में, दो दो हाइड्रोजन है तो 2H प्लस में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज कर देता है। याद रखना हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम जो पढ़ते हैं ना, प्लांट्स अच्छे होते हैं, हमारी हवा को साफ करते हैं, ये हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। तो वो यही प्रोसेस है कि जब पानी के ऊपर लाइट पड़ती है तो पानी टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो याद रखना जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से रिलीज होती है, CO2 की ऑक्सीजन नहीं होती। और ये बात प्रूव की थी वैन नील साहब ने, ठीक है, 1930 के अंदर, ठीक है। वाटर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन भी डोनेट कर रहा है। इनका काम कहाँ पर आएगा ये हम आगे जाकर देखेंगे, लेकिन रिलीज क्या कर रहा है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये हमें दे रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। 2H प्लस आयन जो होते हैं ना, ये NADP और NADPH जो हमारे क्या होते हैं यार, NADP और NADPH इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन ये एक चीज से लेता है और आगे जाके ट्रांसफर करता है। जब भी NADP के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना, साथ में ये 2 हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन अकेला ये नहीं लेता, जब भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा साथ में ये 2 हाइड्रोजन आयन को भी एक्सेप्ट करेगा। NADP जब हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा तो NADP
H2 बन जाएगा या NADPH बन जाएगा। नॉर्मली होता ये है कि NADPH2 बनता है ये, ठीक है। NADPH तो है ही है, साथ में हम एक और H प्लस लिखते हैं, हम आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे। सो ये NADPH2 बन जाता है। ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था उन्होंने कि एक ऑक्सीजन ली थी जो जो कि एक रेडियो एक्टिव थी, बिकॉज नॉर्मल जो होती है उसका एटॉमिक मास 16 होता है। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ली थी जिसका एटॉमिक नंबर 18 था, और उन्होंने देखा था कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई थी उसके अंदर ही रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन थी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस होल प्रोसेस, जिसमें हमने पिगमेंट्स को पढ़ा और रोल ऑफ वाटर पढ़ा, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, और लाइट का क्या रोल है कि लाइट आती है और वो क्लोरोफिल को ऑक्सीडाइज करती है। ऑक्सीडाइज करने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और जाके वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम करते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन से हम आगे पढ़ेंगे कि इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से एडीपी बनते हैं हमारे, ठीक है। और हमने फिर ये भी होता है कि वाटर से क्या होता है कि लाइट लाइट जब वाटर के ऊपर पड़ती है तो वाटर को तोड़ती है। सो बिकॉज वाटर टूट रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको हम फोटो लाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट था वो इसके बारे में